हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी को विनय की तरफ से विनय नमस्कार। प्यारे दोस्तों, ऐसी डर की कहानियां सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पहले ही बता दूं कि स्केरी स्टोरी सीरीज इस कहानी के सच होने की पुष्टि नहीं करता है। तो ये कहानी एक गवर्नमेंट टीचर की है जो एक गवर्नमेंट स्कूल में न्यूली ज्वाइन हुए थे। मास्टर जी का नाम विजय आर्या है। अब कहानी विजय की जुबानी। क्या आपको पता है, एक आम इंसान की आत्मा उतनी खूंखार नहीं होती जितनी एक मानसिक बीमार इंसान की। वो रात दहशत की रात थी। 2 बजे रात को ऐसा लगा कि कोई मेरे पास बैठी है और कुछ गुनगुना रही है। मैं हिलना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, पर नहीं। मुझे लगा कि स्लीप पैरालिसिस है। बट जैसे मैंने अपनी आंखें खोली, डिम लाइट में उसका गला सड़ा चेहरा देखा तो मेरी चीख निकल गई। अगली रात तो और भी भयानक थी। चलो शुरू से बताता हूँ। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। बात फरवरी 2020 की है। बहुत स्ट्रगल के बाद मुझे ये टीचिंग की जॉब मिली। मैं बहुत खुश था। तो ये स्कूल जयपुर से 120 किलोमीटर दूरी पर पलसाना नाम के एक छोटे से शहर के पास था। रोज सुबह 4 बजे उठ के तैयार होता और 4:50 बजे तक स्टेशन पहुंच जाता। वहां से पलसाना की ट्रेन पकड़ता। फिर मैं पलसाना स्टेशन से बस लेकर गांव पहुंचता, जो कि पलसाना से 30 किलोमीटर दूर था। शाम को फिर से वही भाग दौड़। 4 बजे स्कूल से निकलता और बस पकड़। अगर मैं स्कूल का बताऊं तो ये स्कूल कम से कम 110 साल पुराना था, या उससे भी ज्यादा। इसे उस टाइम के एक लाला जी ने बनाया था। बाद में सरकार ने इसे अपने अंडर ले लिया। इसकी इमारत अभी भी उस जमाने की है। झरझर करती मोटी मिट्टी की बनी दीवारें काई के कारण हरी हुई पड़ी थी। बाबा आदम के जमाने के लकड़ी वाले दरवाजे और खिड़कियां, जिनसे चर चर की आवाजें आती रहती। ऐसा लगता रहता पता नहीं किस दिन ये गेट मेरे ऊपर गिर जाएगा। दीवारों से छूटता हुआ प्लस्तर चिल्ला चिल्ला कर मरम्मत की गुहार लगा रहे थे। छत की तरफ देखो तो सन 47 का पंखा झूलता हुआ दिखता। सरिया तो जैसे छत को चीर के झांक के देखता रहता। दरवाजे के बिल्कुल साथ वाली दीवार पर ब्लैक बोर्ड था, या बोलूं कि वो नाम का ही ब्लैक था। जगह जगह से टूटा हुआ, तो कहीं सीमेंट से गड्ढे भरने की कोशिश की गई हो। पर अब इसे अपडेट कर दिया गया है। जैसे कॉमर्स और साइंस ब्लॉक बिल्कुल नए और आधुनिक तरीके से बनाया गया है। इस टीचिंग पीरियड में मैंने खुद को 2 बार मौत के करीब पाया। खैर, दूसरी कहानी किसी और दिन सुनाऊंगा। मैं डेली अप डाउन से बहुत थक गया था। मैं बेचैन सा रहने लगा। बहुत थकावट हो जाती थी, क्योंकि मुझे ठीक से आराम नहीं मिल पा रहा था। मेरी सैलरी बहुत ही कम थी। उस टाइम सिर्फ 15,000 की जॉब थी ये। उसमें भी ईपीएफ और ईएसआई कट जाता तो 13,500 ही मिलता। इसमें कैसे सरवाइव करता। मेरी उम्र भी तो कम थी। शायद मैं अकेला ही ऐसा था जो इतनी कम उम्र में टीचर बन गया। मैं बस 23 साल का था उस टाइम। ना तो ज्यादा मेच्योर था और ना ही ज्यादा एक्सपीरियंस। मैं तो किसी एंगल से टीचर लगता भी नहीं था। अक्सर स्कूल के न्यू स्टूडेंट्स मुझे फ्रेशर समझ लेते और भैया कह के बुलाते रहते। उस टाइम तो मैं कुछ नहीं बोलता उन्हें, पर जब उनकी क्लास में जाता तो उनका अच्छे से क्लास लगा था। मेरा राउडी अंदाज देख उन सबका मुंह खुले के खुले रह जाते। अप डाउन करते मुझे 1 महीना हो गया था। अब तो शरीर टूटने लगा था। हिम्मत ने जवाब दे दिया। रोज सुबह बेमन उठता और तैयार होकर स्कूल जाता। मैंने अपनी ये परेशानी अपने साथ के टीचर को बताया। उनका नाम प्रशांत था। अच्छी दोस्ती हो गई थी मेरी उनसे। उन्होंने बोला कि रूम या पीजी ले लो। मेरे दिल ने तुरंत बोला, नहीं नहीं, 13,500 सैलरी है। उसमें अगर 6-7 हजार का रूम ले लिया तो बचेगा क्या। मैंने ये बात उनसे शेयर कर दिया। हमारी अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि वो भी मेरे जैसे न्यू ही थे इस स्कूल में। उसने बोला, यार देखो, तुम्हें क्या चाहिए सरवाइव करने के लिए? बाथरूम, टॉयलेट और खाना, राइट? कपड़े तुम वीकेंड पे घर ले जाके धुलवा सकते हो। मैंने कहा, हाँ, बस यही तो चाहिए। प्रशांत ने बोला, तो तुम इसी स्कूल में ही रह जाया करो ना। मैं प्रिंसिपल से बात कर लेता हूँ। सुबह जल्दी उठ के अपने लैब के पास वाले बाथरूम में नहा सकते हो, फ्रेश हो सकते हो। अपनी लैब में तुम कैटर रख लेना, उसी में चाय बना लिया करना। लंच टाइम तुम मिड डे मील में खाना खा लेना और रात को टिफिन लगवा लेना। सिंपल। स्कूल का गेट 8 बजे तक खुले ही रहता है। जैसे मर्जी अंदर घूमो, मार्केट जाना, जाके 8 बजे तक वापस आ जाओ। मैं सब इमेजिन कर रहा था। मेरा तो सारा खर्चा ही बच जाएगा ऐसे। मुझे ये सब ठीक लग रहा था। मैं पहले बता दूं, मैं कोई कंजूस नहीं हूँ। मैं बहुत सारी मजबूरी से घिरा हुआ था।
तो मजबूरी में मुझे ये रास्ता सही लग रहा था। बस थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि मैं कभी रात को अकेले रहा नहीं। और जो सरकारी स्कूल दिन में इतने आकर्षित लगते हैं, वही रात को भूतिया हो जाते हैं। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? मैं एक वेल एजुकेटेड टीचर हूँ, एमएससी की मैंने, और ये सब सोच रहा हूँ। चलो, अभी मेरे हालात अच्छे नहीं, कुछ दिन मैनेज कर लेता हूँ, फिर कहीं रूम देख लूंगा। प्रशांत सर ने बोला, विजय जी कहाँ खो गए? डोंट वरी, तुम रात को अकेले नहीं होगे, यहाँ मंजू पियून भी यहीं रहती है। ये सुन के मैं खुश हो गया। अरे अरे, जो आप सोच रहे हो ना, मैंने कुछ नहीं सोचा था वैसे, ठीक है। वैसे मंजू की 2 बेटियां भी थी जो शादी के योग्य थी। बड़ी वाली मुझे अक्सर देख के मुस्कुरा दिया करती थी, पर मेरे अंदर कभी उनको लेकर कोई गलत ख्याल नहीं थे। और आप सब अपना दिमाग कम चलाओ, ठीक है। मैं बस इसलिए खुश हुआ कि चलो कोई तो है सपोर्ट के लिए। बट मंजू का रूम मेन गेट के पास था, वो भी मेरे लैब से दूर, और ये स्कूल तो इतना बड़ा, एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में 15 मिनट लग जाते। अगर ग्राउंड, लैब्स, क्लासेस, पांचों पार्क, कॉमर्स ब्लॉक, साइंस ब्लॉक, आर्ट्स ब्लॉक, स्टाफ रूम, लाइब्रेरी, ऑफिस को मिला दे तो कम से कम 5 एथलेटिक ग्राउंड जितना बड़ा ये स्कूल होगा। अंदर इतने बड़े बड़े पेड़, पूरा हरा भरा रहता था ये। शाम को लोग यहाँ सैर के लिए आते या फिर बैडमिंटन खेलने के लिए आते। प्रशांत ने प्रिंसिपल से परमिशन ले ली। मैं खुश था। उस दिन घर आया, मैंने अपने एक बड़ी बैग में अपनी जरूरत का सारा सामान भर लिया, जैसे हफ्ते भर के कपड़े, कैटल, ब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, बिछोना, हल्का वाला तकिया और चादर। मैंने लैब की अलमारी के नीचे वाले खाने में बैग रख दिया। मैंने लैब के बड़े वाले टेबल को अपना बेड बना लिया। रोज टेबल को साफ करके अपना बिछोना वहां बिछा के सो जाता। अंधेरे से डरता था मैं, तो मैं लाइट ऑन करके उसे न्यूज़पेपर से कवर कर देता, तो बहुत मध्यम रोशनी पूरे लैब में रहती। मंजू को मैंने अपने लैब में ठहरने का बता दिया था। मंजू रोज शाम को मेरे लैब गेट के दोनों साइड हल्दी और चावल गिरा देती और बोलती कि रात को बाहर मत निकलना। मैंने पूछा, ये चावल हल्दी क्यों? तो उसने बोला, बस ऐसे ही, मेरी अच्छी कट रही थी। शाम को मंजू के पास चाय पीता, फिर मार्केट घूमने निकल जाता और 7 बजे तक लैब में वापस आ जाता। टिफिन वाला तो अपने वक्त का पूरा पाबंद था। मैं उसी टिफिन में खाता और वैसे पैक करके रख देता। मैं अपने लैब में बैठ के इंटरनेट चलाता, यूट्यूब देखता और फिर सो जाता। सुबह उठता तो कभी स्टाफ टॉयलेट में या फिर स्टूडेंट टॉयलेट में फ्रेश होता। नहाने के लिए मैंने एक बाल्टी मंजू से ले रखी थी और मैं लैब के सामने वाले पार्क में ही नहा लेता क्योंकि वहां पे पानी का कनेक्शन था। इतनी सर्दी में भी मेरी कुल्फी जम जाती थी। बच्चों के आने से पहले मुझे रेडी होना पड़ता था। बस यही सिलसिला चलता रहता और वीकेंड में मैं अपने गंदे कपड़े लेके घर वापस आ जाता। 19 मार्च को बोर्ड्स एग्जाम्स में मेरी ड्यूटी थी, तो उस दिन मैं लेट हो गया तो घर नहीं जा पाया। तो मैंने यहीं स्टे करने का फैसला किया। 6 बजे पता लगा कि मंजू के हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, तो उसे लेके जयपुर चले गए। मैं रोजाना की तरह वही काम करता, यूट्यूब देखता, इंटरनेट चलाता और फिर सो जाता। आज मंजू ने गेट पर हल्दी चावल नहीं गिराया था। रात को मुझे लैब के पास किसी के चलने की आहट हुई। मैं उठ गया, सोचा कि इतनी रात को कौन हो सकता है। ऐसा लगा कि चोर हो सकते हैं। मैंने लैब के बाहर जाना ठीक ना समझा क्योंकि उनके पास हथियार भी हो सकते थे। कुछ देर बाद गेट के पास फुसफुसाहट की आवाज आने लगी, बट ये किसी औरत की आवाज थी। मुझे लगा कि शायद मंजू वापस आ गई होगी। गेट के बाहर गया तो कोई ना था। ये अंधेरे पक्ष चल रहा था, तो रात कुछ ज्यादा ही काली लग रही थी। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। बहुत डरावना दृश्य लग रहा था सारा। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और चल पड़ा। बाहर कुत्ते, झिंगुर और उल्लू अपने अपने सुर में लगे हुए थे। मैं मंजू के रूम तक जाके देखने का सोचा। मैं चुपचाप रास्ते को देख के चल रहा था। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना सर उठा के यहाँ वहाँ देख सकूं। मैंने दूर से देखा कि एक औरत मंजू के गेट पर खड़ी है। मुझे लगा कि मंजू ही है। मैंने चलते चलते दूर से ही बोला, अंकल ठीक है अब? उसने में जवाब दिया और धड़ाम से गेट बंद कर दिया। मुझे लगा कि शायद जल्दी में होगी या परेशान होगी। चलो कोई बात नहीं, सुबह पूछ लूंगा मैं। ऐसे ही मैं चुपचाप अपनी लैब की तरफ वापस आ गया। अलग ही शांति थी अब तो। ना ही कुत्ते भौंक रहे थे, ना ही उल्लू और ना ही झिंगुर। मैं अपनी लैब में पहुंच गया।
पर अचानक से मुझे अंदर सर्दी से लग रही थी, जबकि थोड़ी देर पहले सब कुछ ठीक था। मैं अपनी चादर ओढ़कर लेट गया। कुछ देर यूट्यूब देखने के बाद मैं सो गया। शायद नींद लगी ही होगी। मैं कोई सपना देख रहा था। सपने में मैं खुद को ही सोता हुआ देख रहा था और मेरे पास कोई आकृति बैठी हुई थी, मेरे सर के पास। मैं चौंक गया। मैं अपनी आंखें खोलना चाहता था, हाथ पैर पटकना चाहता था, बट ऐसा लग रहा था किसी ने मुझे बहुत जोर से बांध के लिटाया हो। पूरा असहाय सा था मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि कौन है ये। कुछ ऐसा हुआ कि उस चीज को मेरे मन की बात पता चल गई। मुझे थोड़ा सा ढीलापन लगा। मैंने अपनी आंखें खोली। उसमें मेरा मुंह दीवार की तरफ था। मैंने अपनी गर्दन दूसरी साइड घुमाई, जिस साइड वो बैठी थी। वो सर झुकाकर बैठी थी। मैं उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ दिख नहीं रहा था। अचानक से उसने अपना सर उठाया और जो मेरे सामने था वो देखकर मैं हिल गया। बल्ब की मध्यम रोशनी में भी मैं उसे साफ साफ देख पा रहा था। उसके सर पर दुपट्टा या घूंघट सा था। उसका पूरा चेहरा गल रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे चेहरे से चमड़ी उखड़ रही हो। कहीं कहीं गहरे जख्म थे। एक आंख जैसे थी ही नहीं और दूसरी बिल्कुल सफेद। और कुछ राजस्थानी एक्सेंट में बोल रही थी वो, बोलिए सर, आपने मारे को लड्डू ना खिलाया। और जोर जोर से हंसे जा रही थी। उसकी हंसी कानों में चुभ रही थी। मैं बहुत बेचैन सा हो गया और छटपटा रहा था। फिर मुझे याद आया कि मुझे तो हनुमान चालीसा आती है। मैं हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता था, बट मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। फिर वो हवा में उड़ने लगी और बहुत तेजी से मेरी तरफ आने लगी। मैं हकबका के उठ गया। चारों तरफ देखा तो कुछ नहीं था। फिर मुझे चैन की सांस आई। क्या ये सच में कोई बुरा सपना था? मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, तब जाके थोड़ा आराम मिला। सच में बहुत डरावना सपना था। टाइम देखा तो 4 बज रहे थे। अब नींद नहीं आ रही थी। मैं उठ के बाहर टहलने के लिए निकल गया। मुझे पता था थोड़ी देर में लोग सैर के लिए आने लगेंगे। मैं बाहर टहल रहा था। फिर मैं छत पर चला गया। रात तो अभी भी बहुत थी। बस अंदर उम्मीद थी कि जल्दी से सुबह हो जाएगी। छत पर खड़े होकर मैं आसपास का नज़ारा देख रहा था। ठंडी ठंडी हवा मेरे चेहरे पर गुदगुदी कर रही थी। वहाँ बहुत सारे पेड़ थे, पर लैब के पीछे वाले जामुन के पेड़ का एक हिस्सा कुछ ज़्यादा ही हिल रहा था, पर बाकी के सारे पेड़ स्थिर खड़े थे। हवा इतनी भी तेज नहीं चल रही थी। मैं अपने साथ हुई रात की घटना के बारे में सोच रहा था कि वो सब क्या था। स्लीप पैरालिसिस था, या बुरा सपना था, या सच में कोई थी वहां। आपको क्या लगता है ये सब क्या हो रहा था विजय के साथ? आगे की कहानी सुनाऊंगा अगले भाग में। सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नहीं करोगे तो क्या पता कोई आपसे भी लड्डू मांगने आ जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय माता दी।